हम जो है शॉक के अंदर मुख्तलिफ़ कंडीशंस जो हैं डिस्कस कर रहे थे। प्रोग्रेसिव शॉक की डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमने कैपिलरी परमेबिलिटी को डिस्कस किया। अब जो है कार्डिक डिप्रेशन के जो पार्ट बाकी रह गया है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो है जब टिश्यू जो है स्कीमिक हो गया है, इतना टिश्यू डेड हो गया है हाइपोक्सिया की वजह से, तो डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, टिश्यू एंजाइम्स है। फर्दर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिटोरिएशन काज करवाते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें एंडोटॉक्सिन जो है स्टेजेस के लेटर स्टेजेस के अंदर आता है। शॉक की जो है लास्ट स्टेजेस के अंदर आता है। एंडोटॉक्सिन क्या है, क्या काज करवाते हैं, तो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, एंडोटॉक्सिन जो है बेसिकली रिलीज होता है डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो जस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही आता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से या जो इन दोनों को ग्राम स्टेलिंग को फॉलो नहीं करते उन सब के अंदर नहीं होता, सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर ही होता है। ये आपने याद रखना है। वो बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, हम हेमरेज या ब्लड हाइपोवोलेमिक शॉक की ही बात कर रहे हैं, या कार्डियोजेनिक की कह लें। तो नतीजतन जो है क्योंकि ब्लड फ्लो जो इंटेस्टाइन के अंदर कम हो गया था, जिसके अंदर एंडोटॉक्सिन जो है बैक्टीरिया थे उनके सेल वॉल के अंदर होता है। तो जब रप्चर हो जाएंगे तो एंडोटॉक्सिन जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो नतीजतन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो है एंडोटॉक्सिन जो है मेनली मायोकार्डियम को जो है जाके डिप्रेस करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। और मेजर जो है एंडोटॉक्सिन का रोल होता है सेप्टिक शॉक के अंदर। ये हम इसलिए मैंने कह रहा था सेप्टिक शॉक के अंदर, इसको हम जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा जी, होता क्या है कि जब आपका हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड से ऑक्सीजन कम आ रहा है, तो जनरलाइज सेलुलर डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगी। सेल जो है डेड होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर लिवर जो है ज़्यादा इफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द नॉर्मल हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द लिवर सेल। क्योंकि जो आपके सारा मेटाबॉलिज्म जो है मेजर आपका लिवर सेल्स के अंदर हो होता है। अब मिसाल दूंगा आपको समझाने के लिए। ये आपका वो एंड है जहाँ पर ब्लड आ रहा है, दूसरा एंड है जहाँ से ब्लड जा रहा है, यानी कि ये आपका आर्टीरियल एंड है, ये वीनस एंड है। जो सेल्स यहाँ पर पड़े हैं उनको तो ऑक्सीजन सप्लाई फिर भी काफ़ी मिलेगा। नतीजतन जब ब्लड आगे जाता जाएगा, जो वीनस एंड के करीब सेल्स होंगे उनको जो है ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, ये जल्दी डेड कर जाएंगे। ठीक है। ये प्रॉब्लम इसके अंदर होगी। ये आपको लिवर नेक्रोसिस भी नज़र आ रही है। ठीक है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा, लिवर जो है वो डैमेज ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन सारे इसी से आ रहे हैं। लिवर ने ही इंटॉक्सिकेशन करनी होती है टॉक्सिन्स की, डिफरेंट ड्रग्स की, सारा यानी मेटाबॉलिज्म लिवर पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, डैमेज बॉडी टिश्यू के अंदर क्या हो रही है? क्योंकि आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एटीपी पर, और ऑक्सीजन की वजह से एटीपी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, तो सोडियम जो है सोडियम पोटाशियम की डिस्बैलेंस हो जाता है। नतीजतन सोडियम क्लोराइड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ब्लड के अंदर, पोटाशियम लॉस हो जाएगा, सेल जो है स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि उसने सोडियम को बाहर फेंकना था, पोटाशियम को अंदर लेके आना था। जब ये पंप ही काम नहीं करेगा, सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, पोटाशियम जो है क्या कहते हैं बाहर रह जाएगा। ठीक है। और हाइपोक्सिया के नतीजे के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कम होती जाएगी, लाइसोसोम जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर देंगे। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है इतना डिप्रेस हो जाएगा लास्ट स्टेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा, कि वो अपने एटीपी वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसा ऐसा सेल जो है शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। हार्मोन्स जो है वो सब के सब जो है वो कम होते चले जाएंगे। ये हाइपोक्सिया के नतीजे के अंदर सारी स्टिमुलेशन प्रॉब्लम्स आएंगी। जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, लिवर, लंग्स, आपका हार्ट में जो है इफेक्ट होते हैं मेटाबॉलाइट्स की वजह से, क्योंकि लिवर ने जो है सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करना होता है और डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, उस वजह से ज़्यादा लिवर डैमेज होगा। लंग्स के अंदर जो है पल्मोनरी एडीमा होगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट प्रॉपर नहीं जा पा रहा होगा। पोर ऑक्सीजनेशन होगा तो वहाँ पर भी डायलिटेशन हो जाएगी, ब्लड वहाँ पर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और हार्ट की जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन हो जाएगा। आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है नेक्रोसिस के अंदर, लिवर डैमेज के अंदर, ये ज़्यादा वीनस एंड पर ज़्यादा होता है बनस्बत उसके अंदर। पहले मैं उसकी रीज़न बता चुका हूँ, जो सामने यहाँ पर रीड करेंगे। कहते हैं जो आर्टिकुलर एंड के करीब सेल्स हैं वो ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन उनको रिसीव हो रही है निस्बतन वीनस एंड वाले
इसलिए जो है नेक्रोसिस जो है सेंटर ऑफ द लिवर लेब्यूल के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखें लिवर लेब्यूल है, ये देखें, तो यहाँ पर आपको टिश्यू डैमेज ज़्यादा नज़र आ रहा है निस्बत दूसरी साइड पर, ठीक है जी, क्योंकि ये लिवर साइनोसाइड के करीब होता है और वहाँ पर जो है ब्लड वीनस ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है, इसलिए पंक्टेड लीजन होते हैं हार्ट मसल्स के अंदर, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं। डेफिनेट रिपीटेड पैटर्न होता है जैसे कि लिवर के अंदर होता है। कार्डिक लीजन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ द शॉक के अंदर, क्योंकि अगर कार्डिक लीजन ज़्यादा होते जाएँ तो कार्डिक मसल जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलें जी, किडनी के अंदर भी लीजन्स होती हैं, हर ऑर्गन को ही आहिस्ता आहिस्ता स्कीमिक डेथ की तरफ लेके जाना होता है, तो इस तरह लंग्स के अंदर भी होगा, अपना किडनी के अंदर भी होगा, हार्ट के अंदर भी होगा, ब्रेन के अंदर भी होगा। डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ये डिटोरिएट करना शुरू हो जाएंगे। मेजर जो है शॉक के अंदर जो है एसिडोसिस होती है, वो आपको बता दिया, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है, उसके नतीजे के अंदर आपका जो सेल्स हैं वो एरोबिक्स की बजाय एनारोबिक शॉक की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि हाइपोक्सीमिया हुआ हाइपोक्सिया की वजह से, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी जिसके नतीजे के अंदर इलेक्ट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कार्बोनिक एसिड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, नतीजतन एसिडोसिस होती जाएगी, शॉक जैसा फील होता जाएगा। ये सारा जो है इस स्लाइड का जो है समरी थी जो मैंने अभी आपको बता दी, पहले भी ये डिस्कस हो चुका था। एसिडोसिस जो है वो शॉक को वर्स करती है, ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, मल्टीपल जो है पॉजिटिव फीडबैक हमने पढ़े वो शॉक को रिवर्स करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वैश्य साइकिल की तरफ लेके जाते हैं, जबकि डिपेंड करता है पॉजिटिव फीडबैक इंटेंसिटी को, वो कितनी इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं जिसके नतीजे के अंदर शॉक जो है वर्स होता जा रहा है। बल्कि अब ये पहले हमने आपको देख लिया था कि किस तरीके से जो है वो कार्डिक आउटपुट के डिक्रीज़ होने की वजह से शॉक के अंदर प्रोग्रेशन होती है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अच्छा जी, माइल्ड डिग्री ऑफ शॉक के अंदर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सर्कुलेशन के कौन कौन से, मसलन सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस, सीवियर स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म, अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, ये पॉजिटिव फीडबैक्स को जो है वो कम कर लेते हैं और रिकवरी करवा देते हैं। लेकिन सीवियर शॉक के अंदर डिटोरिएटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो इन कंपनसेशन से जो है वो ठीक नहीं होते, जिसके नतीजे के अंदर टिश्यू डिटोरिएशन हो जाती है और जो है टिश्यू डेड हो जाता है, बंदा डैमेज हो जाता है। इरिवर्सिबल शॉक के अंदर दिखाया गया हेमरेज हुई, हेमरेज के अंदर जो है ऐसा ऐसा जो है प्रोग्रेशन हुई, प्रोग्रेशन की वजह से है इतना ब्लड जो है लॉस हो गया है कि अब आप ट्रांसफ्यूजन भी दे रहे हैं लेकिन आपका जो सिस्टम है वो इतना एक्टिवेट नहीं कर पा रहा और बंदा जो है अल्टीमेटली डेथ की तरफ ही चला जा रहा है, कार्डिक आउटपुट उसका डिक्रीज होता चला जा रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है। अच्छा जी, इतना क्रिटिकल सिचुएशन पर शॉक चला गया है कि ट्रांसफ्यूजन भी जो है इनकेपेबल है सेविंग लाइफ्स के अंदर, उसको हम कहेंगे पेशेंट जो है रिवर्सिबल स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है। इवन इन द रिवर्सिबल शॉक थेरेपी कैन रिटर्न द आर्टियल प्रेशर कार्डिक आउटपुट टू नियर नॉर्मल फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटोरिएशन की वजह से जो है प्रॉपर पेशेंट जो है शॉक से नहीं वापस नहीं आ पाएगा। चलिए जी, ये बातें होगी सारी। अच्छा जी, कार्डिक आउटपुट जो है अगर से हम ट्रांसफ्यूजन देते रहें लेकिन आपका जो कार्डिक आउटपुट है फिर भी कम से कम होता चला जाएगा और जो आपकी ट्रांसफ्यूजन जो है वो लेस इफेक्टिव होंगी, क्योंकि टिश्यू डेड हो गया, टिश्यू डेड हो गया तो आपके जो फंक्शंस हैं हार्ट के, सीएनएस के, डिफरेंट ऑर्गन्स के वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो आपका रीपरफ्यूजन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ जो डेड हो जाए आपके मोस्टली टिश्यूज़ के अंदर दोबारा रीजनरेट नहीं करती, जैसे हार्ट है, सीएनएस है, इस वजह से जो है ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड का, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बार बार बातें जो है रिपीट हो रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है हाइपोक्सिया के अंदर, इसका पहले भी थोड़ा जिक्र किया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है आपका जो सेल्स हैं वो एरोबिक से एनारोबिक की तरफ जाते हैं, जिस तरह एटीपी का जो लेवल है फॉल करता जाता है। जब एटीपी का लेवल फॉल करेगा तो सोडियम पंप जो है वो उसकी एक्टिविटी कम होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी, राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसके नतीजे के अंदर सोडियम कैल्शियम वगैरह का इन्फ्लक्स बढ़ता जाएगा, सोडियम
और वाटर ज़्यादा आएगा, सोडियम पोटाशियम के फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब कैल्शियम ज़्यादा जाएगा वहाँ जाकर जो है ये काज करवाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग करवाएगा, ओवरऑल सेल्स की स्वेलिंग करवा देगा, और माइक्रोविल्लाए जो है ब्लेब्स हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन के स्टोर जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पीएच ड्रॉप हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, जिसके नतीजे के अंदर न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है कम हो जाएगा, और न्यूक्लियर टिश्यू जो है वो डैमेज होना डेड होना शुरू हो जाएगा, और वो जो है जो आपका जीन एक्सप्रेशन का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब स्वेलिंग होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो राइबोसोम जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, और नतीजतन लिपिड डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। चलें जी, जब एटीपी कम प्रोड्यूस हो रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिराइव करेंगे एटीपी प्रोडक्ट से, जैसे एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी, एएमपी से एडिनोसिन। हमारी कोशिश होगी कि एटीपी से, अब क्योंकि हमारे पास कम है तो हम एडीपी को तोड़ के एएमपी के अंदर ले जाएंगे, एएमपी को मज़ीद तोड़ के एडिनोसिन के अंदर चले जाएंगे, और एडिनो फिर जो है उसको यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से निकल जाएगा। चलें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ड्यूरेशन क्या होगी कि एडिनोसिन भी है बॉडी से जो है कम होता चला जाएगा, और क्योंकि हमारा पहले मशीनरी ख़राब हुई कि एडिनोसिन ज़्यादा नहीं बनेगा तो एटीपी भी बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ये वही चीज़ आ गई कि एटीपी से हम एडीपी बनाएंगे, एडीपी को तोड़ के फिर हम एएमपी, एएमपी को तोड़ के एडिनोसिन, एडिनोसिन सेल से बाहर जाएगा, हाइपोजेंथिन यूरिक एसिड ये प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, हाइपोवोलेमिक शॉक की डिफरेंट कंडीशन हम देखते हैं, प्लाज्मा लॉस कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन रीज़न की वजह से हो सकता है, कि आपका सेल कंटेंट तो वैसा रहे लेकिन आपका वो लॉस होता चला जाए प्लाज्मा। सबसे पहले आएगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाई भी गया कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, किसी स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसके नतीजे के अंदर वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है कंप्रोमाइज़ हो गई है। कैसे होता है ऐसा समझ को देखते हैं। जब इंटेस्टाइन जो है ब्लॉक हो जाएगी तो डिस्टेंड होती जाएगी, वीनस ब्लड फ्लो जो है वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वहाँ पर ब्लड जो है रिकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कैपिलरी से जो है वो फ्लूइड जो है निकल कर लीक आउट होकर इंटरस्टिशियम के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सेकंड काज क्या होता है, सवेयर बर्न्स, पहले डिस्कस की थी हमने। जब बर्न्स होती हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा लॉस होता है, आपकी जो वेपोरेशन होती है डायरेक्ट टिश्यूज से, वो फिर हाइपोवोलेमिया काज कर सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक काज करवा सकता है। जैसे इस आपको ये एक डायग्राम भी दिखाई गया, इतना टिश्यू बंद हो गया है कि पूरी बॉडी के अंदर ऊपर जो स्किन थी, हाइपोडर्मिस वगैरह सब ख़त्म होगी, टिश्यू आपका एक्सपोज है, उस एक्सपोज से जो है टिश्यू एक्सपोजर से ब्लड प्लाज्मा जो है वो वेपरेट होता रहेगा, प्लाज्मा लॉस होता चला जाएगा, और ब्लड विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो फिर आपका जो ब्लड वीनस रिटर्न कम होता जाएगा, ब्लड फ्लो स्लगिश हो गया तो हार्ट की राइट साइड पर प्रेशर भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा ब्लड का। ठीक है, नहीं। सेकंड जो है डिहाइड्रेशन हो सकती है कि बंदा समर के अंदर काम कर रहा था बाहर, उसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन किन किन वजह से हो सकती है उसको हम देखते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, समर के अंदर बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया था, वोमिटिंग हो रही थी बार बार, ये दो काजेज़ हो कि डायग्योसिस किडनी से जो है यूरिन के ज़रिए जा रहा है बाहर, या इन फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का भी हम उसके अंदर नतीजे के तौर पर डिहाइड्रेशन हो सकती है। अच्छा जी, थर्ड जो है प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हैं वो डैमेज हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, वो भी डिहाइड्रेशन काज करवा सकते हैं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हैं वो एल्डोस्टेरोन सेक्रेट करवाते हैं, तो एल्डोस्टेरोन सेक्रेट नहीं करवा पाएंगे तो रास सिस्टम के एक कंपोनेंट जो है वो लूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, और ये सोडियम क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता था एल्डोस्टेरोन, ये नहीं करवा पाएगा, और वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ब्लड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो आपका यूरिन है वो फ्लूइड जो है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, ट्रामा की बात होगी, यहाँ पर आपको दिखाई गई फ्रैक्चर्स हैं एक्सीडेंट की फॉर्म के अंदर, डिफरेंट हो सकते हैं, उसके नतीजे के अंदर ब्लड जो है लॉस हो सकता है। ठीक है जी, एक्सेसिव कंट्यूजन हो जाए, कोई बंदा इतना मारे किसी ऐसे आले से जो धारी धार ना हो, उसके नतीजे के अंदर ब्लड जो है ऐसा ऐसा लॉस होता रहेगा, और वो भी हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेशेंट को ले जा सकता है, अगर ब्लड
वॉल्यूम पहले बंदे का कम था, एक दूसरा इंजरीज की वजह से ब्लड कम हो जाएगा, तो वो शॉक के अंदर जा सकता है। अब आ जाते हैं न्यूरोजेनिक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की डिफरेंट टाइप्स की तरफ। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर मेन प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि आपका जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो नहीं हो पाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा, जिसने आपके वास्कुलर को मेंटेन करना होता है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ब्लड पूलिंग हो जाएगी, वीनस टर्न कम जाएगा और आपका पेशेंट जो शॉक की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर ना फ्लूइड लॉस हुआ है ना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है। सही। अच्छा जी, मेजर काज ऑफ दिस कंडीशन इज सडन लॉस ऑफ द वेसोमोटर टोन थ्रू आउट द बॉडी, मैसिव डायलिटेशन हो जाएगी वेन्स की, इसलिए इसको हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। और मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वही 3 फैक्टर दोबारा यहाँ पर दिखाया गया है। काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, या तो जी जब ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा दे दिया गया, जनरल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा था, उस वजह से वेसोमोटर सेंटर जो है डिप्रेस हो जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगी, वेसोमोटर सेंटर की शॉक हो जाएगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे आप देते हैं पुडेंटल नर्व ब्लॉक होता है सी सेक्शन के अंदर, या अगर लोअर लेग की आपने वो करनी है, कोई सर्जरी करनी है, फ्रैक्चर वगैरह सेट करना है, तब भी नीचे नॉर्मली प्रेफर किया जाता है अगर ओल्ड एज है तो। उस अगर वो ज़्यादा लग जाए तो तब भी वेसोमोटर सेंटर जो है वो डिप्रेस हो सकता है। थर्ड जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, वेसोमोटर पैरालिसिस काज करवा सकता है। वो कैसे हो सकता है, कोई स्कीमिया हो सकता है, वहाँ पर हेमरेज हो सकता है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं ब्रेन डैमेज की। अब जिनको जैसे ब्रेन कंट्यूजन्स होगी, इंजरीज हो जाती हैं ब्रेन की, जैसे बेजल रीजन, वहाँ पे भी न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो करवा सकता है। तो ब्रेन स्कीमिया फॉर फ्यू मिनट्स एक्सट्रीम वेसोमोटर स्टिमुलेशन करवा देते हैं और ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज़ करवाता है। प्रोलॉन्ग्ड स्कीमिया जो है 5 to 10 मिनट के अंदर भी जो है टोटल इनएक्टिवेशन करवाएगा वेजो मोटर न्यूरॉन्स की, और सीवियर न्यूरोजेनिक जो है शॉक काज करवाएगा। ये आपकी सारा न्यूरोजेनिक शॉक कंप्लीट हो गया। अब एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर आते हैं और हिस्टामिन शॉक की तरफ। ठीक है जी, एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो के अंदर क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, आर्टियल प्रेशर जो है डिक्रीज होता है ड्रास्टिकली। इसके अंदर क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं बॉडी से और वो काज करवाते हैं। ये आपको एनाफिलेक्टिक शॉक यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मेजर जो है प्रिंसिपल इफेक्ट बेसोफिल प्रोड्यूस करता है और मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं, और जो हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं, हिस्टामिन जो है आपका क्या होता है, वेसोडाइलेटर होता है। अब ये देखिए एंटीजन है, एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हुई बीटा सेल्स के अंदर, बीटा सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। एंटीबॉडीज़ जो है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल के पास जाकर अटैच होंगे। उन्होंने फिर क्या किया फिर जो है दोबारा एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, तो इन्होंने जो है मास्ट क्या कहते हैं, जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो अपना जो है हिस्टामिन का जो इनके अंदर रिलीज स्टोर होता है वो डिप्लीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। हिस्टामिन जाकर जो है वो मैसिवली जो है वेसोडाइलेशन काज करवाएगा, नतीजन जो है पेशेंट शॉक की तरफ जा सकता है। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वास्कुलर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि डायलिटेशन होगी ब्लड वेसल्स की, तो वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। आर्टियोल्स की डायलिटेशन से जो है आर्टियल प्रेशर कम हो जाएगा। कैपिलरी परमिबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर जाएगी, वहाँ से रैपिड लॉस होगा फ्लूइड का एंड प्रोटीन का टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि एंटीजन आ गई है तो हमारी बॉडी ये समझ रही है कि वहाँ पर जो है कोई फॉरेन बॉडीज़ आ गई हैं, तो वो जो है डिफरेंट आपके सेल्स जो है उनको उस साइड पर पहुँचाने के लिए वेसोडाइलेशन काज करवा रहे होते हैं, तो इस वजह से वेसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाएगी। ठीक है जी, जो मैसिव रिडक्शन हो जाएगी टोटल ओवरऑल विनस रिटर्न के अंदर। ठीक है जी। इतना शॉक जो है सीरियस हो सकता है कि बंदा विद इन मिनट्स के अंदर डायलेट यानी कि विद इन मिनट डाई कर सकता है। सही है। अच्छा, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन लगा दी जाए तो हिस्टामिनिक शॉक भी हो सकता है एनाफिलेक्टिक शॉक की तरह। ये था एनाफिलेक्टिक शॉक, किन कंडीशन के अंदर हो सकता है, एलर्जी रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी चीज़ से एलर्जिक था, अगर वो उससे एक्सपोज हो जाए तो एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाएगा। या जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी बी स्टिंग, कि शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, या डिफरेंट जो हमारे पास मक्खियाँ होती हैं उनके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया, तो उसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। उसके बाद आ गया हमारे पास सेप्टिक शॉक या सेप्सिस। बेसिकली सेप्सिस जो है या सेप्टिक शॉक,
ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कैसे होता है इसको हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बॉडी के बहुत जगहों पे पहुंचा हुआ होता है, वहाँ जाकर जो है होस्ट रिस्पॉन्स को जो है डिसरेगुलेट करने की कोशिश करता है। इन्फेक्शन जो है जो कि ब्लड के अंदर आ गया है तो एक से दूसरे टिश्यू के अंदर जाना शुरू हो सकता है। ठीक है, अब सबसे के अंदर होता क्या है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से जो है बैक्टीरिया इंटर होगा ब्लड के अंदर लीक करके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, वहाँ पर डैमेज करेगा और जो है पेशेंट डेथ के अंदर जा सकता है। ये होता है बेसिकली सेप्सिस। इन्फेक्शन एक जगह पे हुआ था लेकिन बैक्टीरिया जो है स्प्रेड करता गया, ब्लड के अंदर आ गया और ब्लड से जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर चला गया, वहाँ पर जो है आके प्रॉब्लम काज करवा दी। ठीक है जी। अच्छा जी, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं मुख्तलिफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया से। मोस्टली जो है सेप्टिक शॉक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की जो यहाँ पर दिखाए गए हैं स्लाइड्स के अंदर, ग्राम पॉजिटिव कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। पर्पल कलर जो है ग्राम पॉजिटिव होता है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ग्राम पॉजिटिव है, जबकि पिंक जो है ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये ग्राम स्टेनिंग आपने पहले पढ़ी हुई थी, यहाँ पर वैसे दिखा दी गई। अब क्या होता है, आपको पहले बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम काज होती है। अब एंडोटॉक्सिन जो है क्या क्या करवा सकता है, इसको हम हाँ इस स्लाइड पर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए स्पेस अच्छी है। अच्छा जी, एंडोटॉक्सिन जो है यहाँ पे लिखते हैं एंडो, सिर्फ एंडो लिख रहा हूँ, इट्स मीन एंडोटॉक्सिन। ये करवाएगा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट। मैक्रोफेजेस जो है वो 3 चीज़ें रिलीज करवाएगा। एक तो इंटरलूकिन 1, ठीक है, एक करवाएगा टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर TNF, थर्ड करवाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 चीज़ें उसने रिलीज करवानी है मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए, उन्होंने इंटरलूकिन 1 प्रोड्यूस किया, उन्हें टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर रिलीज करवाया और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज करवाया। इंटरलूकिन 1 जो है ये करवाएगा फीवर। ठीक है जी, जो आपका टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर है ये फीवर भी करवाता है, हाइपोटेंशन भी करवाता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ हाइपोटेंशन, यानी हाइपो लिख रहा हूँ। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर जो है हाइपोटेंशन भी करवाता है और फीवर भी करवाता है। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर के अंदर दोनों ही हो रहे होते हैं। ये करवाता है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करवाकर। कौन? एंडोटॉक्सिन। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें जी, अब और क्या करवा सकता है उसको हम देखते हैं। एक तो मैक्रोफेजेस को जो है एक्टिवेट करवा दिया, सेकंड किसको एक्टिवेट करवाएगा जी? कंप्लीमेंट सिस्टम को, लिवर से जो है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट करवाएगा। आगे जाकर आप पढ़ेंगे ब्लड के अंदर उसमें से जो है, जैसा आपने चीज़ याद रखने वाली है वो एक 2 प्रोटीन्स को आप याद रखें। कंप्लीमेंट लिख लेता हूँ, कंप्लीमेंट, ठीक है जी। एक तो करवाएगा C3A, ये प्रोटीन का नाम है C3, उसको एक्टिवेट करवाएगा तो हम कह देंगे C3 एक्टिवेशन हो गई है। एक करवाएगा जी C5A को एक्टिवेशन करवाएगा। C3A क्या करवाता है? C3A जो है ये एडीमा काज करवाता है। कैसे करवाता है कि ये जो है मास सेल को परफोरेट करवाएगा। मास लिख लेता हूँ। मास सेल से हिस्टामिन रिलीज होगा, वो वेसोडाइलेशन करवाएगा। वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियम के अंदर पूल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। C5A क्या करवाता है? ये कीमोटैक्सिस करवाता है न्यूट्रोफिल्स की, ताकि जो है वो वहाँ पर पहुँच सके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली साइड पर और बैक्टीरिया को जो है इनगल्फ कर सके। ठीक है जी, ये आपका आ गया सेकंड कंपोनेंट जो ये करवा रहा था एक्टिवेट। ठीक है जी, और लास्ट पे जो है एक कंपोनेंट रह गया, वो था हमारा टिश्यू फैक्टर्स। डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, आप जाके ब्लड के अंदर पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर सिर्फ अब उनका नाम लिख लेते हैं कि कोगुलेशन जो है कास्केड को जो है एक्टिवेट करवा दिया। टिश्यू फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, नतीजतन जो है कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो गया। कोगुलेशन कैस्केड की वजह से क्या होता है? DIC होता है। व्हाट इज़ DIC? DIC मीन्स डिसइमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। बहुत सारी बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के ओवरऑल
डिफरेंट साइट्स पर जो है कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो है 3-4 काज करवाते हैं जो मैंने आपको बता दिए एंडोटॉक्सिन के। अब इसको हम देख लेते हैं कि स्लाइड्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है जी। सेप्टिक शॉक मोस्ट फ्रिक्वेंट काज होता है शॉक रिलेटेड डेथ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। सिक पेशेंट वहीं पर जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हेल्दी पर्सन हैं वहाँ से इन्फेक्शन लेके आते हैं। कौन कौन सा इन्फेक्शन जो है वो सेप्टिक शॉक के अंदर हो सकता है? पेरिटोनाइटिस, आपका जो एब्डोमेन है वहाँ पर पेट्रोनियम की लेयर होती है, अगर उसको जो है हो गया है कोई इन्फेक्शन, वो स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्शन यूट्रस से फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, कोई इंस्ट्रूमेंटल एब्जॉर्प्शन होगी स्टीराइल कंडीशन के अंदर, वगैरह वगैरह डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, तो पेरिटोनियम के अंदर हो सकता है। सेकंड जो है जीआईटी सिस्टम रप्चर हो गया, जिसके नतीजे के अंदर जो आपकी पेरिटोनियम की कैविटी यहाँ पर नज़र आ रही है ये वाली, उसके अंदर इन्फेक्शन चला गया है, क्योंकि पेरिटोनियम जो है आपका बेसिकली इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वहीं पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। या बॉडी के अंदर के इन्फेक्शन था वो सेप्टोकोकल स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाए, उसके नतीजे के अंदर हो सकता है। गैंग्रीनस इन्फेक्शन हो सकते हैं, गैस गैंग्रीन बेसिलाई होते हैं, ये आपके बैक्टीरियाज हैं वो काज करवा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। ये सारे जो हैं डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं सेप्टिक शॉक के? पहले बता दिए। फीवर क्यों होगा? पहले बताया इंटरलूकिन 1 की वजह से। वेजोडाइलेशन किस वजह से होगी? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर की वजह से। कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आर्टियल डायलेशन हो जाएगी इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर, हाई मेटाबॉलिज्म होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी एल्सवेयर के अंदर। और आपको ये भी बताया था एंडोटॉक्सिन जो है ज़्यादा हार्ट पर काम कर रहा होता है। ठीक है जी। ये फीचर्स होंगे आपके सेप्टिक शॉक के अंदर। स्लगिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी, वो कैसे होगी वो आपको बता दिया। कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी टिश्यू फैक्टर की एक्टिवेशन की वजह से, तो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो यूज़ करवाएगा। हेमरेज हो सकती है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो है क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। अर्ली स्टेज के अंदर पेशली के अंदर जो है सर्कुलेटरी कोलैप्स नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस आते हैं। सिवियरिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता जाता है, और जो है वो टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा चलते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइनली ड्यूरेशन ऑफ सर्कुलेशन बिकम्स प्रोग्रेसिव इन सेम वे द प्रोग्रेशन अकर इन ऑल अदर टाइप ऑफ शॉक। एंड स्टेज ऑफ द सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ हेमरेजिक शॉक एंड स्टेज होती है, बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आ रहे होते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक, फिजियोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट इन शॉक। शॉक के अंदर सिंपल सी बात है कि जो प्रॉब्लम है उसी को ट्रीट किया जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर लॉस ब्लड होल ब्लड लॉस हुआ है तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दीजिए, प्लाज्मा लॉस हुआ है तो बस प्लाज्मा लगा दिया जाए। ठीक है। इस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। इफ़ अ पर्सन इन शॉक काज बाय हेमरेज द बेस्ट पॉसिबल थेरेपी इज यूजुअली ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड, किसी से दोनों से लेके उसको लगा दिया जाए। प्लाज्मा लॉस हुआ है तो बेस्ट थेरेपी क्या है? उसको प्लाज्मा ही लगाया जाए। यहाँ पर ये देखो प्लाज्मा दिखाया गया है, ये प्लाज्मा है, ये होल ब्लड है, तो ये पेशेंट को लग रहा है। ठीक है जी। When dehydration is the cause, admission of an appropriate electrolyte solution शॉक को करेक्ट कर सकता है कि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोल्यूशन लगा दें। ठीक है। क्योंकि बैटल फील्ड के अंदर जब आप इमरजेंसी के अंदर खड़े हैं, नॉर्मली जो है होल ब्लड अवेलेबल नहीं होता, तो क्या करते हैं हम प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट जो है लगा देते हैं बाज़ार से मंगवा के। उसमें जो है मेजर प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है? वो होता है अच्छा, प्लाज्मा जो है नॉर्मल हेमाटोक्रिट को रिस्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते इस वजह से। बट द ह्यूमन बॉडी कैन यूजुअली स्टार्ट डिक्रीज हेमाटोक्रिट। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली आपके पास प्लाज्मा अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, बाज़ार से जो है आप मंगवा लें, उसको लगा लें। उसमें अंदर कौन सा होता है? नॉर्मली ब्रांड मार्केट आते हैं हीमासिल के नाम से, वो लगा लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? डेक्स्ट्रॉन बेसिकली होता है। ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड करवाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे अंदर एक सब्स्टिट्यूट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? डेक्स्ट्रॉन होता है, पहले मैं आपको बता दिया था। डेक्स्ट्रॉन क्या करता है कि ये सर्कुलेशन के अंदर रहता है, ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज करवाता है, जिसके नतीजे के अंदर ब्लड जो है
वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रहता है, और ये जो है जो आपका किडनी है उसके थ्रू जो है फिल्टर आउट भी नहीं हो सकता, नहीं होता। ये इसके फ़ायदे होते हैं। नकपीली पोर्स जो हैं उनसे ये रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ सकता है, इस वजह डेक्स्ट्रॉन को लगाया जाता है। ये ज़्यादातर रहता है सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है नी। उसका लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ भी ज़्यादा होता है ताकि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एग्जर्ट कर सके, वॉल्यूम को जो अपने अंदर ले सके, ठीक है जी। अच्छा जी, डेक्स्ट्रॉन होता क्या है? ये पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। डेक्स्ट्रॉन बेसिकली क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है जी। सर्टन बैक्टीरिया जो है डेक्स्ट्रॉन रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ, तो बैक्टीरियल कल्चर से भी हम जो है डेक्स्ट्रॉन ले सकते हैं, या हम अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। न्यूरोजेनिक एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर जो है सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स की जो है डिटेल वैसे इन स्लाइड्स के अंदर तो वैसे मेंशन नहीं हो सकी, लेकिन लिख देता हूँ। मेनली ड्रग्स वैसे लिखी हुई हैं यहाँ पर, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो आपका यहाँ पे लिखता हूँ कि नॉरएपिनेफ्रिन, नॉर लिख रहा हूँ, ये तकरीबन हर शॉक के अंदर ही दी जाती है एक्सेप्ट एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर। सिर्फ एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर जो है ये हम नहीं देते, बाकी तकरीबन हर शॉक के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो यूज़ हो सकती है, यूज़ होती है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है इजीली अवेलेबल होती है। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर हम देते हैं एपिनेफ्रिन, ओके। ये क्यों नहीं देते? वैसे आपका स्कोप से बढ़ के है, सिर्फ आप इतना याद रखें तकरीबन हर शॉक के अंदर जो है नॉरएपिनेफ्रिन को हम लगा देते हैं, सिवाय एनाफिलेक्टिक शॉक के। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है एपिनेफ्रिन, ठीक है जी। अच्छा जी, सिम्पैथोमिमेटिक्स जो है किन किन शॉक्स के अंदर दी जा सकती है? फर्स्ट ऑफ दीज न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ज़्यादा दी जाती है, या फिर जो आपका कार्डिक डिप्रेशन के अंदर भी यूज़ की जाती है, ठीक है नहीं। ये चीज़ें आपके जहन के अंदर होंगी। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर भी सिम्पैथोमिमेटिक्स दी जाती हैं, वो बता दी कौन दी जाती है? एपिनेफ्रिन, ठीक है नहीं। सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं? यानी कि सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा रही हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम वाला काम कर रही हैं, तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करवाती हैं, ठीक है जी, और वेजो डायलेशन को अपोज करती हैं। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या दूसरे जो है लाइफ सेविंग होती हैं, सही है। ये आपका ये आ गया सारा सिस्टम। अच्छा जी, दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम पेशेंट की जो है पोजीशन इस तरह रखते हैं, हेड डाउन पोजीशन रखते हैं कि आपके जो टंग्स, जो आपके लेग्स हैं उसको ऊपर उठा दिया जाए, हेड को नीचे कर दिया जाए, तो नतीजतन जो आपके लेग्स के अंदर ब्लड है वो आना शुरू हो जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है जी। हेड डाउन पोजीशन का ये फ़ायदा हो गया। ऑक्सीजन थेरापी के बंदे को ऑक्सीजन लगा दिया डायरेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो लिहाजा उसको हम लगा के जो है काम कर लें। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, सिलेंडर पड़े होते हैं, सिलेंडर के साथ अटैच करके डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है लगा दी जाती है, ठीक है जी। और एक जो है ग्लूकोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है लगाई जाती हैं, जैसे सोलोकॉट भी होती है, ब्रांड नेम के साथ आती है। इसके अंदर डिफरेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, आप जो है आगे जाके पढ़ेंगे। एंड ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं, प्रेडनिसोलोन, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये वगैरह लगा दी जाती हैं, ठीक है नहीं। हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन्स हैं, ये लगाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, अब पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, ये भी जो है हार्ट जो स्ट्रेंथ है हार्ट की, इनको इंक्रीज़ करवाते हैं, लाइसोसोम को स्टेबलाइज करवाते हैं, जो आपका इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर भी बड़ा रोल प्ले करते हैं कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है जी। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करवाते हैं, और हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। ये आ गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से थे, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो अगर प्रॉपर ब्लड लूज़ हो गया, सारा ब्लड गया, तो मुकम्मल ब्लड लग गया, प्लाज्मा लॉस हुआ तो प्लाज्मा लगा दें। अगर प्लाज्मा नहीं मिल रहा तो सब्सिट्यूट जो है वो डेक्स्ट्रॉन सोल्यूशन विच इज़ हीमासिल के नाम से आता है, वो लगा दें। सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स लगा दें, कहाँ कहाँ लगानी वो आपको बता दी, ठीक है जी। उसके बाद जो है ऑक्सीजन थेरापी कर दें, हेड डाउन पोजीशन कर दें, ये डिफरेंट ऑप्शन है, या फिर ग्लूकोकॉर्टिको कॉइड्स हैं वो लगा दिए जाएँ, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। लास्ट टॉपिक है
सर्कुलेटरी अरेस्ट। अब जो है सर्कुलेटरी अरेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर तमाम ब्लड फ्लो जो है स्टॉप हो गया, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट हो गया। कार्डिक अरेस्ट की वजह से हो सकता है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है। कैसे होता है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया था। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, कार्डियोवर्जन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसके हाथ के अंदर ये देखें, ये है यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रोड्स हैं जो उसके हार्ट चेस्ट पर रखे जाएंगे, जिसकी वजह से जो है पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। ठीक है जी। अब एरिथमियाज की वजह से सर्कुलेटरी अरेस्ट हो सकता है, तो उनके नतीजे के अंदर हम उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रूल आउट करके करते हैं। ठीक है जी। सर्कुलेटरी इफेक्ट अरेस्ट का क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पर। अगर 5 to 8 मिनट के अंदर सर्कुलेट के अरेस्ट रहे तो फिर क्या करता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है। क्योंकि इस हाइपोक्सिया को सबसे कम बियर करता है आपका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं। ठीक है। अगर 10 to 15 मिनट तक रहे तो परमानेंटली मेंटल पावर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी। तो एडमिशन ऑफ हेपरिन स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये किन किन कंडीशन के अंदर होता है, वैसे अभी तो आपके लिए थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेसिकली आपका लगाया जाता है जब आपका ब्लड के अंदर थ्रोम्बस स्टेट होती है, ताकि जो है जो आपका कोगुलेशन हुई हुई है उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्रिएटिन जो है वो आपका जो है ब्रेन टिश्यू को डेथ से बताया जा सके। यहाँ तक जो है आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहा है। आपका आज लास्ट लेक्चर था, शौक जो है तकरीबन कंप्लीट हुआ। बहुत चैप्टर भी लेंथी था, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। यहाँ पर आपका सीरियस भी एंड हुआ। अब एंड होने के बाद आपका या तो हम कोई टेस्ट रखेंगे, एक आध दिन आपको देंगे तैयारी के लिए, फिर टेस्ट होगा। उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें आज का लेक्चर सुनकर ही। और उम्मीद है आपको इन तमाम लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।